नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने देहरादून में विशेष स्वच्छता अभियान के अंतर्गत स्वच्छता अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान की शुरुआत की है। साथ ही गांधी पार्क में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी दी। अभियान की शुरुआत करते हुए सीएम धामी ने लोगों से अपने आसपास के इलाकों को स्वच्छ बनाए रखने की अपील भी की। इस मौके पर सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, सांसद नरेश बंसल समेत कई बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। वो प्रातःकाल यहाँ पर एकत्र हो गए थे। मुझे जैसी जानकारी मिली है, बच्चों में आप सबको बहुत ज़्यादा बोर नहीं करना चाहता हूँ। हंस भी रहे हैं ये सोच रहे हैं कि बहुत भाषण लंबा हो गया है। आप लोगों ने नाश्ता किया है कि नहीं किया है? किया है ना? किस किस ने नहीं किया? तो नाश्ते का इंतजाम किया है? अच्छा, चलिए भाइयों बहनों, ये स्वच्छता एक ऐसा विषय है जिस पर सामूहिक प्रयास से प्रभावी ढंग से कार्य किया जा सकता है और निसंदेह आप सभी स्वच्छता प्रहरी पूरी क्षमता के साथ जो हमारा स्वच्छता का मिशन है उसके लिए लगातार सातों दिन कार्य करते हैं। बहुत अत्यधिक परिश्रम हमारे स्वच्छता के प्रहरी करते हैं, लेकिन ये जो समय है मानसून का समय, ये मानसून के समय में आपकी जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि कहीं पर खुले में कूड़ा पड़ा है तो कहीं न कहीं मलेरिया और जो डेंगू जैसा रोग फैलने का भी कारक बन सकता है। और हम सब लोगों ने ये भयंकर रूप से इस बीमारी का सामना किया है पहले भी। इसी को ध्यान में रखते हुए 3 दिवसीय विशेष सफाई अभियान चलाया गया है। मुझे खुशी है कि इस अभियान में आप सब लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया है और अपना योगदान दिया है। मुझे अवगत कराया गया कि इस अभियान के अंतर्गत देहरादून के प्रत्येक घर से कूड़ा एकत्रीकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी हमारे वार्डों में विभिन्न सामाजिक संगठनों, युवाओं आदि के सहयोग से जन जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। निश्चित रूप से देखिए, एक ऐसा अभियान है, इसमें जब तक जन जागरूकता नहीं होगी तो ये अभियान हमारा सफल नहीं होगा। अभी माननीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी यहाँ कह रहे थे कि हल्द्वानी में एक बैणी सेना ने, महिलाओं के समूह ने कूड़ा एकत्रीकरण का एक विशेष तरीका खोजा है। घरों में जाकर लोगों को प्रेरित करते हैं, उससे यूजर चार्ज भी बढ़ा है, सफाई अभियान भी तेजी से चला है और स्वच्छता के कारण से आसपास वातावरण भी स्वच्छ हुआ है। भाइयों बहनों, ये स्वच्छता हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति का भी महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। हमारे वेदों में और ग्रंथों में स्वच्छता को, पर्सनल हाइजीन को बढ़ावा देने संबंधित बातें उसमें लिखी हुई हैं। और जहां स्वच्छता होती है, आप सब जानते हैं, जब दीपावली होती है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने घरों में हर चीज स्वच्छ करते हैं, पुताई करते हैं, रंगाई करते हैं, हर जगह से कूड़ा या जितने भी जाल लगे होते हैं, कोई गंदगी होती है, पूरी तरह से स्वच्छ करते हैं, क्योंकि स्वच्छता के कारण लक्ष्मी जी का वास होता है। लक्ष्मी जी आती है जहां स्वच्छता होती है, अर्थात उस स्थान पर धन की कोई कमी नहीं होती है जहां स्वच्छता होती है। मैं आज इस स्वच्छता के अभियान के इस कार्यक्रम के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कर स्वच्छता को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता दी। हर एक छोटे छोटे बच्चे के मन में भी स्वच्छता का भाव आया। यह अभियान केवल कचरा उठाने या
सफाई करने तक सीमित नहीं है, यह एक जन आंदोलन है जिसमें सबकी भागीदारी बहुत आवश्यक है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, चाहे वो गांव-गांव में शौचालय का निर्माण हो, शहरों में कचरा प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग हो। हम हर वो प्रयास कर रहे हैं जिससे हमारा राज्य स्वच्छ और सुंदर बने। और इन प्रयासों की सफलता के पीछे जन भागीदारी की सबसे बड़ी भूमिका है, जो आप सब लोग यहां पर आकर आज अपनी भागीदारी कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, इसे केवल सरकारी कार्यक्रम, सरकारी अभियान के रूप में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सरकारी अभियान तो 3 दिन चलेगा, उसके बाद स्वतः ही रुक जाएगा। बल्कि हम सबको अपनी दिनचर्या का, अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा इसको बनाना चाहिए। भाइयों बहनों, स्वच्छता और पर्यावरण का भी गहरा संबंध है। हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक पेड़ मां के नाम इस अभियान की शुरुआत की है और पूरे देश के अंदर अभियान चल रहा है। मैं आप सब लोगों से भी आज इस अवसर पर ये अनुरोध करना चाहूंगा कि इस मानसून के सीजन में कम से कम आज हम एक संकल्प लेंगे कि एक पौधा अगर हमने रोप दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रोपा है तो एक पौधा अपनी मां के नाम से लगाएंगे, एक पौधे का रोपण करेंगे। भाइयों बहनों, आज के इस डिजिटल युग में हमें स्वच्छता के लिए जो तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, उसका भी भरपूर उपयोग करना होगा। और हमने स्वच्छता ऐप्स और हेल्पलाइन भी उसके नंबर जारी किए हैं, जहां आप गंदगी की समस्या की जानकारी दे सकते हैं और तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। बहुत जल्दी QR कोड लग जाएगा वार्डों में भी। डोर टू डोर कूड़ा उठाने के लिए संचालित वाहनों को QR कोड से भी निगरानी होने लगेगी। भाइयों बहनों, ये जो सफाई का काम हमें नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत केवल इन पर नहीं छोड़ना है कि हम इन पर छोड़ दें और हम सोचें कि सब स्वच्छता अपने आप हो जाएगी। अपने शहर के प्रति, अपने आसपास के वातावरण के प्रति, हमारे परिवेश के प्रति हमारी भी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि आखिर हम इसमें अपना योगदान किस प्रकार से कर सकते हैं, कैसे लोगों को हम प्रेरित कर सकते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में हमारे स्कूल के बच्चे बैठे हैं, हमारे विद्यार्थी बैठे हैं। बच्चों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप लोग सबसे पहले अपने घरों में भी स्वच्छता का विशेष ख्याल रखें और आप आज एक संकल्प लेकर जाएं। जो शपथ आपने ली है, इस शपथ के साथ एक संकल्प लेकर जाएं कि हम अपने आसपास के संपूर्ण परिवेश को स्वच्छ करने में अपना योगदान देंगे। और जो हमने शपथ ली है कि 100 अन्य लोगों को इस स्वच्छता के अभियान से जोड़ेंगे, उस शपथ को भी पूरा करना है। और ये संकल्प एक दिन का संकल्प नहीं होना चाहिए कि एक दिन हम स्वच्छता के अभियान में, हम स्कूल से आए, आज हम इसमें सम्मिलित हो गए और इतना हमने इतिश्री कर दी, कार्यक्रम पूरा हो गया, हमेशा के लिए स्वच्छता हो गई। ये काम रोज करने वाला है। जीवन में जैसे हम दैनिक दिनचर्याएं रोज करते हैं, उसी प्रकार से सफाई का अभियान भी करना है। तभी अपना घर और अपना शहर स्वच्छ बन सकता है। मुझे खुशी है कि आज आप सभी ने स्वच्छता की शपथ ली और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी शपथ को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। अंत में आप सभी को इस विशेष अभियान को चलाने के लिए मैं अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं। और आज का दिन विशेष दिन है, जैसा आदरणीय नरेश बंसल जी ने यहां से बोला कि आज 1947, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। उससे ठीक एक दिन पहले मध्य रात्रि को भारत मां के सर को काट दिया गया, छांट दिया गया, पूरा लहूलुहान कर दिया गया और पाकिस्तान भेज कर दिया गया था।
उसकी विभाजन विभीषिका दिवस है, जिस दिन करोड़ों की संख्या में नरसंहार हुआ था। उस दिवस को भी हम सबको याद करना चाहिए कि ये स्वतंत्रता हमको मिली है तो कितने संघर्षों और कितने बलिदानों के बाद मिली है। ये हमारी नौजवान पीढ़ी, हमारे नौनिहाल, उनके स्मरण में ये दिन अवश्य रहना चाहिए। कल हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, लेकिन उससे पहले का दिन भी हमारे स्मरण में रहे। इसलिए मैं भी आज आपको कल के स्वतंत्रता दिवस के लिए भी आप सभी को, चूंकि अपने अपने स्थानों पर आप सब लोग होंगे, मैं आज यहीं से आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और हर घर तिरंगा जो हमारा अभियान है, पूरे देशव्यापी अभियान, उस अभियान का भी हमारे सभी प्यारे बच्चों को, यहाँ आए हुए एक एक जन को, उसका भी सहभागी बनना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में धामित सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट तेज हो चली है। वर्तमान में धामित सरकार में मंत्रिमंडल के 4 पद खाली हैं, जिन्हें भरने के लिए बीजेपी संगठन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, ऐसे में अब जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री धामी की अंतिम दौर की वार्ता नेतृत्व से होनी है। उसके बाद जब भी मुख्यमंत्री चाहेंगे, मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लोकसभा का चुनाव निपट चुका है और हमको भी अब लगता है कि बहुत जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार राज्य के अंदर हो जाएगा। अंतिम दौर की वार्ता माननीय मुख्यमंत्री जी की नेतृत्व से होनी है। उसके बाद जब भी मुख्यमंत्री चाहेंगे उसकी विधिवत रूप से घोषणा करेंगे। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर हमेशा से ही जो है चर्चाओं का बाजार गर्म रहा और ऐसे में अब प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि धामी मंत्रिमंडल विस्तार की लगभग तैयारियां पूरी हैं। लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं, अब तो जो है कैबिनेट विस्तार होना संभव है और ऐसे में राज्य की जो है प्रक्रियाएँ वो पूरी कर दी गई हैं और केंद्रीय नेतृत्व से ही जो है अब हरी झंडी मिलना बाकी है। और जब भी केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलेगी, तुरंत ही प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। वर्तमान में बात करें तो प्रदेश में 4 मंत्रियों के पद खाली हैं और इसी के साथ ही कुछ मंत्री जो है अपने पास मंत्रियों के पास अतिरिक्त प्रभार भी दिए गए हैं, उनकी भी जिम्मेदारी काम करना हो या कुछ नए मंत्रियों को जो है मंत्रिमंडल में विस्तार दाखिला देना हो। इसी के साथ ही कुछ पुराने मंत्रियों को संभवतः मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाना हो। ऐसे तमाम जो है तैयारियां वो लगभग पूरी कर दी गई हैं। अब केंद्र नेतृत्व जब भी ऐलान करेगा उसके बाद ही उत्तराखंड में जो है मंत्रिमंडल विस्तार अब जल्द ही देखने को मिलेगा। नजर आ रहा है। विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि लंबा समय अब बीत गया है, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया और ऐसे में कई विभाग मंत्रियों के पास है जिसमें काम में गति नहीं आ पा रही है। तो क्या ये भी वजह है कि अब जल्दी से जल्दी कैबिनेट का विस्तार किया जाना है उत्तराखंड में? जी बिल्कुल विशाल, जिस प्रकार से पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्र राम दास का निधन हो गया था, उसके बाद भी कैबिनेट पद जो है वो खाली हो गए था और विपक्ष लगातार सरकार पर इस बात को लेकर हमलावर है, चाहे सरकार पर दबाव बनाना हो, तमाम ऐसे विषय है जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार की आलोचना करता आ रहा है कि जो है एक मंत्री अपने पास अनेक विभाग जो है वो लिए है। स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो अपने पास 29 विभाग वो उनके पास है। तो ऐसे में विपक्ष लगातार स्वयं मुख्यमंत्री को भी आड़े हाथों ले रहा है। इसको लेकर कहीं ना कहीं अब जो मंत्रिमंडल विस्तार की बात है वो जल्दी पूरी होगी और संभवतः इस महीने या अगले सितंबर 15 से पहले ही प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावना है, क्योंकि गैरसैंण में मानसून सत्र का आयोजन जैसे ही समापन होगा 23 अगस्त को, जिस प्रकार से मानसून सत्र का समापन होगा उसके तुरंत बाद ही संभवतः राज्य में मंत्रिमंडल में विस्तार देखने को मिलेगा और ऐसे जो तमाम कयास हैं वो दूर होने की संभावनाएं हैं। जी बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी से। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड में छोटे और मध्यम श्रेणी के पर्यटन कारोबार को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल ने नई उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है।
इस योजना का लाभ उत्तराखंड के लोगों को ही मिलेगा। इसके तहत 5 करोड़ रुपए से कम लागत की पर्यटन परियोजनाओं के लिए 80 लाख रुपए से 1.5 करोड़ तक की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा प्रदेश में 2 नए नगर निगम बनाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट में मंजूरी मिली है, जिसके तहत 2 नगर पालिकाओं का क्षेत्र भी बदला जाएगा। पालिका पिथौरागढ़ और पालिका अल्मोड़ा को उच्चीकृत कर नगर निगम श्रेणी 3 बनाने का फैसला लोगों के लिए सुविधाजनक होगा। नगर निगम बनाने से यहां सड़कों की गुणवत्ता, पार्कों में साफ सफाई और रंगारोगन बेहतर होगा। दोनों शहरों की सुंदरता भी बढ़ेगी। इससे पर्यटक भी आकर्षित होंगे। साथ ही पर्यटकों के बढ़ने से शहरवासियों की आय भी बढ़ेगी। तो आपको बता दें कि कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए हैं। 5 करोड़ से कम लागत की पर्यटन परियोजनाओं पर सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही 80 लाख रुपए से 1.5 करोड़ तक की सब्सिडी का प्रावधान भी किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में पूंजी निवेश पर भी 1.5 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी का लाभ मिलेगा। और सीधा रुख करेंगे लखनऊ का, जहां पर विभीषिका अभिभाषण की स्मृति पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और सीएम योगी भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। उधर से आती थी तो ये देखा जाता था कि वहाँ लाशों के ढेर भर के भेजने का काम उस त्रासदी के रूप में पूरे देश को देखने को मिला। तमाम हमारे ऐसे परिवार और खासकर पंजाब के रहने वाले, बंगाल के रहने वाले हमारे बहुत जामाज सिख समाज के लोगों ने त्रासदी को बेहद तरीके से झेला। तमाम लोग विस्थापित हुए। जो कल तक बड़ी बड़ी कोठियों में वहाँ पाकिस्तान की ओर रहने वाले लोग थे, वो एक शरणार्थी के रूप में, एक असहाय के रूप में पलायन करके शरणार्थी के रूप में इधर आए। ऐसा दंश हमारे देश ने झेला है जिसको हमें नहीं भूलना चाहिए। हम बधाई देना चाहेंगे अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने इस पर चिंता करने का काम किया और 2021 से विभीषिका को पूरे देश में, ताकि वो क्षण याद रहें, वो चीज़ें याद रहें, हम लोगों को, अगली पीढ़ी को वो संदेश जहन में रहे। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में भारत विभीषिका दिवस को 14 अगस्त के दिन मनाने का 2021 में निर्णय लिया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में हर जिले में, हर जगह इस कार्यक्रम के रूप में मनाने का, बृहद रूप में मनाने का निर्णय लेकर के ये जो त्रासदी थी, ये जो दंड था, उसको अगली पीढ़ी तक ले जाने के लिए वर्तमान पीढ़ी के लोग भी इसको बखूबी जान सकें, समझ सकें और इससे प्रेरणा और सबक ले सकें और उन लोगों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि और सहानुभूति भी देने का काम कर सकें जिन लोगों ने इस त्रासदी को झेला था। उन परिवारों के प्रति भी सहानुभूति हमारे समाज में पैदा हो सके जो लोग त्रासदी को झेल करके हमारे देश में विस्थापित होकर के भारत में शरण लेने का काम किया था। ऐसे स्थितियों के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ कि पूरे देश के सामने इस विभाजन त्रासदी को पुनः स्मरण कराने का एक अवसर देने का काम किया। हालांकि ये हम लोग सब जान रहे हैं कि आज तमाम परिस्थिति हमारे अगल में बगल में। तो आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शिरकत कर चुके हैं और खबरों में आगे बढ़ेंगे। जोशीमठ में युवा मोर्चा के तत्वाधान में तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। ये रैली गांधी मैदान से शुरू होकर मारवाड़ी चौक, सिंहद्वार, नरसिंह मंदिर और इंटर कॉलेज तिराहे से होते हुए रविग्राम में शहीद प्रकाश चंद डिमरी के स्मारक में पहुंची है। इसके बाद वहां से अपर बाजार होते हुए ब्लॉक कार्यालय में स्वतंत्रता सेनानियों के स्मारक पर स्वच्छता माल्यार्पण कर पुष्पांजलि भी अर्पित की गई है। साथ ही ब्लॉक सभागार में स्वच्छता सेनानी और शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा आज एक बाइक तिरंगा संदेश यात्रा निकाली गई और उसके पश्चात शहीदों के स्मारक पर स्वच्छता अभियान चलवाकर वहां पर
माल्यार्पण पुष्प अर्पित किए गए। तत्पश्चात सभी शहीदों के परिजनों को यहाँ पर सम्मानित करने का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा हर घर तिरंगा कार्यक्रम का जो कार्यक्रम किया गया, उसमें हमारी महिलाओं ने भी प्रतिभाग किया और उसके तहत जोशीमठ नगर में बाइक रैली का भी आयोजन किया गया, जो सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत ही सुंदरता से इस कार्यक्रम को संपन्न। चंपावत में साइबर ठगों का जिलाधिकारी नवनीत पांडे की फर्जी व्हाट्सएप आईडी बनाने का मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने डीएम की फोटो लगाकर उनके नाम पर फर्जी व्हाट्सएप आईडी बनाकर अधिकारियों और कर्मचारियों और उनके परिचित व्यक्तियों से पैसों की मांग करनी शुरू कर दी। मामले की जानकारी लगते ही डीएम ने मामले की शिकायत पुलिस साइबर सेल चंपावत में की, जिसके बाद डीएम ने लोगों से अपील भी की है कि किसी भी मैसेज के झांसे में ना आए और जैसे ही किसी अनाधिकृत नंबर से उन्हें संपर्क किया जाए उसकी शिकायत तुरंत साइबर सेल को दें। मंगलवार देर शाम पिथौरागढ़ के भटियूरा थरकोट में एक व्यक्ति का निधन हो गया। सभी ग्रामीण अंतिम संस्कार के लिए चंपावत जिले के रामेश्वर घाट आए हुए थे। वहीं नदी में नहाने के दौरान एक व्यक्ति सरयू नदी की लहरों की चपेट में आकर बह गया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई और खोज अभियान के दौरान अभी तक व्यक्ति का कोई सुराग नहीं लग पाया है। चकराता तहसील के समाल्टा क्षेत्र में एक युवक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसकी तहरीर नाबालिग के पिता ने 10 अगस्त को कोतवाली में दर्ज कराई थी। वहीं तहरीर के आधार पर राजस्व पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी को कालसी से गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। 10/8/24 को जो है एक रिपोर्ट समाल्टा क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत की गई थी कि उसकी जो लड़की है उसको कोई भगा करके ले गया है और जो लड़का बताया था उनके द्वारा अंशुल निवासी जो है कोरोना बताया गया था। और खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।